हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड जैसे कि हमें पता है कि एनटीपीसी की डेट अनाउंस हो गई है एंड लास्ट 30 डेज हैं। तो इस 30 डेज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहने वाली है वो रहने वाले हैं आपके PYQs। तो आप और कुछ कर पाओ ना कर पाओ बट एक बार जितने भी PYQs आप कर सकते हो वो ज़रूर करो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये PYQs की सीरीज़ है और ये आपको डेफिनेटली आपके 2026 के एनटीपीसी एग्जाम में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट पॉपुलर टाइटल इज यूज्ड टू रेफर टू द बंगाली पोइट जीवनंदा दास, यानी जो बंगाली पोइट जीवनंदा दास जी थे इनके लिए कौन सा फेमस टाइटल यूज होता था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि जीवनंदा दास जी जो एक बंगाली पोइट थे उनके लिए कौन सा टाइटल यूज होता था। तो इनके लिए यूज होता रूपाशी बांग्लार कोबी, रूपाशी बांग्लार कोबी इनके लिए टाइटल यूज होता था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच पीरियड इन इंडियन डेमोग्राफिक हिस्ट्री इज मार्क्ड बाय अ शार्प डिक्लाइन। शार्प डिक्लाइन किसमें, मोर्टालिटी रेट में, यानी जो मृत्यु दर है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई थी और जो परसिस्टेंटली हाई फर्टिलिटी रेट रही थी, यानी फर्टिलिटी रेट हाई रही थी और जो डेथ रेट्स थी वो कम थी। तो ये कौन से साल में रही थी, यानी रैपिड फेज ऑफ ग्रोथ रहा था, क्योंकि भाई मृत्यु दर कम है और फर्टिलिटी ज़्यादा है तो रैपिड ग्रोथ रही थी। तो देखो ये रहा था 1921 से 51 में, 1981 से 2001 तक, 1901 से 21 तक, या फिर 51 से 81 तक। देखो ये टाइम फ्रेम तो तुम वैसे एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज इस टाइम पे हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे और उस टाइम पे मतलब रैपिड ग्रोथ हो पाना और ये सब नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे देखो फेमाइंस आ रहे हैं और ऐसी जो उनकी पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की तो वो ऐसी थी कि हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, भाई खाने को नहीं है, कहीं पे फ्लड आ रहे हैं, कहीं पे सूखा पड़ रहा है। तो इसका सही आंसर है 1951, यानी हमारी आज़ादी के बाद से 81 तक जो हमारा फेज रहा उसको बोलते हैं द फेज ऑफ हाई फर्टिलिटी और कंटिन्यूसली हम लोग एक रैपिड ग्रोथ पे थे, ठीक है। अभी देखो जो 88 से 93 के बीच में जो मेटर्नल डेथ्स हैं पर लाख पे इतनी है और 7.5 डेथ्स हैं पर 1000 पीपल पे, यानी मोर्टालिटी रेट अभी कितनी है 7.5 डेथ्स पर 1000 पीपल्स पे 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग। और इंडिया ने हाईएस्ट देखा था डिक्लाइन अपनी पॉपुलेशन का, ये तो देखो हाईएस्ट ग्रोथ फेज बता रहा है और हाईएस्ट डिक्लाइन देखा था, यानी हमारी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही थी और जो ग्रोथ हो रही थी वो ना के बराबर थी। हाईएस्ट डिक्लाइन देखा था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कौन से डेकेड में देखा था, 1911 से लेके 21 के दशक में हाईएस्ट डिक्लाइन देखा था पॉपुलेशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अंडर द फिफ्थ शेड्यूल द गवर्नर रेगुलेशंस इन शेड्यूल्ड एरियाज कैन प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी जो स्टेट्स हमारे अंडर फिफ्थ शेड्यूल है इनमें जो राज्यपाल है वो किस चीज पे रिस्ट्रिक्ट लगा सकता है, यानी प्रबंधित कर सकता है कि ये चीज अगर वहां पे हो रही है तो वो उस चीज के लिए रेगुलेशंस ला सकते हैं और उस चीज को प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि जितने भी हमारे ट्राइबल एरियाज हैं उनमें लैंड ट्रांसफर को लेके काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, मतलब एक ट्राइबल लैंड एक नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा, लैंड ट्रांसफर्स आएगा, ठीक है, जिसको रिस्ट्रिक्ट कौन कर सकता है, गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन मेनलैंड इंडिया, कि कौन से स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है किसमें, मेनलैंड इंडिया में। क्योंकि देखो अगर सबसे बड़ी देखोगे तो किसकी है, अंडमान एंड निकोबार की है। अंडमान निकोबार कितनी है, 3083.5 किलोमीटर, जो कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज में। बट इसमें किस में पूछा है, मेनलैंड में, मेनलैंड यानी स्टेट्स में पूछा है। तो स्टेट में सबसे बड़ी किसकी है, गुजरात की है, सबसे बड़ी गुजरात की है, देन उसके बाद तमिलनाडु की है एंड देन आंध्रा, ठीक है। तो GTA सबसे पहले गुजरात, देन तमिलनाडु एंड देन आंध्रा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी यूनिक कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द स्टैंडर्ड ASCII कोड। तो पहले तो ये कोड कौन सा है, इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। और इसमें जो यूनिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम वो होते हैं 128, यानी फ्रॉम 0 to 1 to 7 तक, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 128।
नेक्स्ट देखो, विच राइटर ऑथर्ड बालूटा, कौन से ऑथर ने लिखी है, क्या लिखी है, बालूटा, रिकॉग्नाइज एज ए पायोनियर ऑफ दलित ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इन द मराठी लैंग्वेज। तो ये थे दया पवार जी, जिन्होंने क्या लिखी, बालूटा, जो कि बेसिकली दलित्स के बारे में लिखा था और कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, मराठी। यानी ये इन्होंने दलित सपोर्टर थे और उनकी कंडीशन के बारे में, कैसे वो सफर कर रहे हैं उनके बारे में लिखा था, और क्या थी ये, बालूटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त वन एज द रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर, यानी चंद्रगुप्ता वन के बारे में बाद कौन कौन से रूलर आए थे थ्रोन पे। ठीक है, रामगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त वन के बाद आए थे समुद्रगुप्त। ठीक है, और ये आए थे समुद्रगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे थे, फाउंडर रहे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद आए घटोत्कच, एंड देन आए चंद्रगुप्त वन, और उसके बाद आए समुद्रगुप्त वन, और समुद्रगुप्त के बाद कौन आए, विक्रमादित्य द सेकंड, जिन्होंने टाइटल किसका लिया था, विक्रम आदित्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त वन के बाद कौन आए, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने टाइटल लिया था विक्रम आदित्य का। ठीक है, तो कौन आए थे चंद्रगुप्त वन के बाद, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखो, व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट पास्ड इन इंडिया, यानी ह्यूमन राइट्स के जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो कौन से साल में एक्ट इंडिया में आया था, 1993 में, 96 में, 2006 में या 2003 में। तो ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट एक्ट इंडिया में कभी आया, 1993 में आया। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अभी चेयरमैन कौन है हाल फिलहाल में, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जिसके चेयरमैन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनएचएसआरसी के चेयरमैन कौन है, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग फूड्स वुड यू एडवाइज टू न्यूट्रलाइज एक्सेसिव स्टमक एसिड, कि अगर पेट में बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है तो कौन सी चीज इसमें अच्छी रहेगी उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, बेकिंग सोडा, विनेगर, स्पाइसी पेपर्स या फिर लेमन जूस। देखो, एसिडिक एसिड, ये एसिड है तो हमें बेस चाहिए होता है, बेस क्या है, बेकिंग सोडा एक बेस की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर पेट में हमें एसिडिटी लग रही तो हम क्या खा सकते हैं, बेकिंग सोडा उस चीज के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, the government of India education initiative for tribal communities were introduced in which year, यानी जो हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं ये कौन सी ईयर में स्टार्ट किए गए थे, जो बेसिकली किसके लिए काम करते हैं, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज के हैं उनके एजुकेशन के रिगार्डिंग है, ट्राइबल कम्युनिटीज के एजुकेशन के रिगार्डिंग, और ये कौन से साल में स्टार्ट हुए थे, तो ये स्टार्ट हुए में हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स 1997 और 98 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन इन इंडिया इज नोन फॉर शोला फॉरेस्ट, यानी कौन से रीजन की फॉरेस्ट को शोला फॉरेस्ट बोलते हैं हमारे में यहाँ पे। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स को, थार डेजर्ट्स को, वेस्टर्न घाट्स या फिर सुंदरबंस को बोलते हैं। तो शोला फॉरेस्ट बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स को, यानी वेस्टर्न घाट के जो फॉरेस्ट है उनको बोलते हैं शोला, शोला। ठीक है, शोला फॉरेस्ट, और इसमें मोस्टली कौन सी स्टेट्स आती है हमारी, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो कौन सी स्टेट्स कवर करती है हमारे शोला फॉरेस्ट को, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, शोला फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय 74th अमेंडमेंट 1992 टू कंडक्ट म्युनिसिपल इलेक्शंस इन ईच स्टेट। बोला कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सी एक बॉडी इनमें से एस्टैब्लिश की गई है म्युनिसिपैलिटी और जो हमारी पंचायत हैं उनके इलेक्शंस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए की गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखो इससे ऐसे मत कंफ्यूज हो जाना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन तो स्टेट के इलेक्शन कराती है, नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है किसके, पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटीज के। ठीक है, जबकि जो हमारी इलेक्शन कमीशन है डज नॉट कंडक्ट इलेक्शन फॉर द लोकल बॉडीज, यानी लोकल बॉडीज के लिए कौन कराता है, हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पंचायत प्लस म्यूनिसिपैलिटीज की कौन कराती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गई, गवर्नर के इलेक्शन हो गए, और हमारे जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं वो उसको कौन कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं और जो पंचायत होती हैं
इनके इलेक्शंस कौन कराते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के। नेक्स्ट देखो, which article of Indian Constitution explicitly declares laws violating fundamental right as a void? यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा लॉ बनता है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो वॉइड होगा एंड नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगा, यानी उसको खारिज किया जाएगा। तो ये बोलते हैं हमारा आर्टिकल 13, जिसमें ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि अगर कोई ऐसा लॉ बन रहा है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो क्या होगा? नल एंड वॉइड हो गया। तो आर्टिकल 13, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। उसके बाद हमारे पास है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 से 30 में है। एंड लास्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में, ठीक है। तो कौन सा लॉ, मतलब कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है जो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है? तो वो आर्टिकल 13। भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी वर फेमस लीडर्स एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग? मतलब भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी कौन से इनमें मूवमेंट थे जिनमें वो एक लीडर की तरह उभर के आए थे? तो ये इनका जो पार्टिसिपेशन था वो था फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन में। फकीर एंड सन्यासी रिबेलियन में। इंडिगो रिबेलियन हुआ था 1859 से 1860 में। मुंडा रिबेलियन हुआ था 1899 से 900 में, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जी ने लीड करा था। और मूकला रिबेलियन हुआ था 1921 में। जो फकीर रिबेलियन और सन्यासी रिबेलियन हुआ था, ये कब हुआ था? 1963 से लेके 1800 तक हुआ था। 1763 से 1800 तक सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें फेमस पर्सनालिटीज रही हैं भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी। नेक्स्ट देखो, द शाकास वर डिफीटेड बाय व्हिच ट्राइबल ग्रुप बिफोर एंटरिंग इंडिया? यानी शाकास को कौन से ट्राइबल ग्रुप्स ने हराया जब वो इंडिया में एंटर कर रहे थे इससे पहले, ठीक है। तो उनको हराया था यूचीज ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, विच ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज? यानी हिंद स्वराज बुक किसने ऑथर करी? विच आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस के सिद्धांत थे और सेल्फ रूल के सिद्धांत थे। हिंद स्वराज किसने करी है ऑथर? ये महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ लीडर ऑफ मॉडरेट इन द आईएनसी? यानी इनमें से कौन से एक पर्सनालिटी जो मॉडरेट नहीं थे मतलब एक्सट्रीमिस्ट थे? तो फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नारोजी, अरविंदो घोष या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नारोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या थे? मॉडरेट थे। तो हमारे एक्सट्रीमिस्ट कौन हुए? अरविंदो घोष, इन्हीं के साथ बाल पाल लाल, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय जी, ये क्या थे? हमारे बाल पाल और अरविंदो घोष, जो कि क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपेंड टू द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड? कि जब हम एक सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखो, जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से जो सब्सटेंसेस हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या होगा? दे स्टार्ट मूविंग फास्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन वर प्राइवी पोस्ट ऑफिशियली अबॉलिश्ड इन इंडिया? प्राइवी पोस्ट क्या था? बेसिकली इसमें क्या था कि जो भी हमारी प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, उनको क्या मिलता था? कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती थी, कुछ स्पेशल पेमेंट मिलता था, ठीक है, बिकॉज वो आफ्टर पार्टीशन इंडिया में मर्ज हो गए थे। तो उस चीज के लिए, और आप रॉयल फैमिली से हो तो उस चीज के चलते उनको काफी सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, जिसको फाइनली टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेटेड द पेमेंट्स एंड द स्पेशल
प्रीवियसली ग्रांटेड टू द रूलर्स ऑफ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनको जो प्रिविलेजेस दी गई थी वो कब खत्म की गई, वो गई 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, which of the following is not one of the 10 indicators used in calculating the multi-dimensional poverty index? यानी जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है? न्यूट्रिशन नहीं है, ईयर ऑफ स्कूलिंग नहीं है, या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी को कंसीडर नहीं करते हैं किसमें? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, बाकी सब चीज़ों को करते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली कितने पॉइंटर्स होते हैं? 10 इंडिकेटर्स होते हैं, याद रखो। ठीक है, 10 इंडिकेटर्स पे होता है और इसमें से क्या नहीं है? इंटरनेट की कनेक्टिविटी को नहीं कंसीडर करते मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, बाकी न्यूट्रिशन को करते हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग को करते हैं और एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी को भी करते हैं। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट लैकिंग बाइल प्रोडक्शन वुड सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी इन अब्जॉर्प्शन ऑफ। अगर किसी पेशेंट का बाइल जूस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसको कौन सी एक डेफिशिएंसी होगी अब्जॉर्प्शन में, मतलब किस चीज के अब्जॉर्प्शन का उसको दिक्कत आएगा? तो उसका होगा फैट सॉल्युबल विटामिन के अब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी अगर उसका बाइल जूस की प्रोडक्शन नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी डिड द मंगोल्स लेड बाय कुलतुज ख्वाजा बिसीज दिल्ली एंड इन्फ्लिक्ट सिग्निफिकेंट डैमेज? यानी कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे कुलतुज ख्वाजा ने दिल्ली को एक तरफ तहस नहस कर दिया था और काफी डैमेज करा था? तो कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे करा था? तो ये था खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे मंगोल्स का काफी इन्वेजन रहा और जिसमें उन्होंने काफी मतलब दिल्ली को तहस नहस करा। ठीक है, तो कौन सी डायनेस्टी थी? खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी रिकॉग्नाइज स्टाइल ऑफ वैदिक रेसिटेशंस आर देयर? मतलब हमारे वेदों को पहले क्या होता था? ऑरली रिसाइट किया जाता था, और तो इनकी जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, प्रॉपर इनकी जो वर्डिंग्स हैं, जो स्टाइल ऑफ वे था इनको बोलने का, वो कितने तरीके था? स्टाइल ऑफ वैदिक रेसिटेशन यानी इन वेदास को पढ़ने के जो स्टाइल थे वो कितने थे टोटल? तो वो है 11 स्टाइल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन गॉन्ड पेंटिंग व्हाट इज द ट्रेडिशनल नेम गिवन टू द हैंडमेड ब्रश यूज्ड बाय आर्टिसंस लोकली? यानी जब गॉन्ड पेंटिंग में जो ब्रश यूज की जाती है उसको लोकली किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है कूची। उस पेंटिंग में जब जो हैंडमेड ब्रश यूज होता है जो बेसिकली वुड का ही बना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोची। इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ठीक है, What happens when an Indian citizen renounce their citizenship? यानी अगर कोई अपनी इच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर रहा है, रिनाउंस कर रहा है मतलब अपनी स्व इच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग कर रहा है, तो इसमें से क्या होगा? क्या वो फॉरेन डिप्लोमेट बन जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर उनकी सिटीजनशिप चली जाएगी और या फिर उनको फाइन होगा? देखो, अगर आप अपनी इच्छा से अपनी सिटीजनशिप को त्यागते हो और किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हो तो आप लूज कर देते हो अपनी सिटीजनशिप को। ठीक है, यानी ऑब्वियसली आपने त्याग दी तो आपकी सिटीजनशिप नहीं रही आपके पास। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन जब 1928 में आई तो उसके प्रोटेस्ट का मेन रीजन क्या था? क्या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज था, या लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन था, हाई टैक्सेस था, या फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज था? तो जो मेन कंसर्न था वो था कि लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन। तुम इंडिया के लिए आगे फ्रेमवर्क को रेडी कर रहे हो कि कैसे हम मतलब इंडिया में चीजें होने वाली हैं और कैसे लाइक इनके जो बेटरमेंट के लिए बोला गया कि भाई बेटरमेंट करने के लिए जो कर रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए करने के लिए, बट एक भी इंडियन नहीं है। आप जो ये साइमन कमीशन है इसमें एक भी इंडियन क्यों नहीं है? इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई पर्सन नहीं है, इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई पर्सन नहीं है। तो लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन की वजह से साइमन कमीशन के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कनिष्क द कुशान रूलर वाज ए पैट्रन ऑफ विच रिलीजन? यानी कनिष्क जो कि कुशान रूलर थे वो कौन से धर्म के मतलब वो कौन से धर्म के संरक्षण थे, यानी उन्होंने कौन से धर्म को पैट्रोनाइज किया? तो उन्होंने किया बुद्धिज्म को। तो कनिष्क ने किस धर्म को पैट्रोनाइज किया? बुद्धिज्म को। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्हीं के टाइम पे जो हमारी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई थी। ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कहाँ पे? कश्मीर में।
तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने किसको एम्ब्रेस किया था? बुद्धिज्म को। नेक्स्ट देखो, द इंडिया भूटान बाउंड्री इज प्राइमरली डिफाइंड बाय व्हिच ऑफ दीज, यानी जो इंडिया और भूटान के बीच में जो बाउंड्री है वो बेसिकली किस चीज को डिफाइन कर रही है? कौन सी इनमें से कौन सी चीज जो इंडिया और भूटान की बाउंड्री को डिफाइन कर रही है? क्या वो हमारे डेजर्ट है, माउंटेन एंड ट्रीटीज है, या फिर ट्रेड पोस्ट है, या फिर बॉर्डर की फेंसिंग की हुई है? बेसिकली इंडिया और भूटान की जो बॉर्डर्स हैं, अब देखो इंडिया के मैप यहाँ है, तो यहाँ पे हमारे हिमालयस हैं, देन यहाँ पे हमारे मतलब इंडिया और भूटान पड़ता है। तो हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, यानी माउंटेन्स प्लस ट्रीटीज, हमने भूटान के साथ ट्रीटीज भी कर रखी हैं, ठीक है। और जो हमारे माउंटेन्स हैं वो इस चीज को डिफाइन करते हैं। अभी देखो हमारी जो भूटान के साथ ट्रीटी है वो है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जो कभी हुई थी 1949 में, और इसको रिवाइज किया गया अपडेटेड वर्जन 2007 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल हैज लार्जेस्ट वाटर रिटेंटिंग कैपेसिटी, यानी इनमें से कौन सी एक सॉइल है जिसकी पानी को रोकने की सबसे अधिक क्षमता है, कि अगर उसमें एक बार पानी डाल दिया तो काफी देर तक वो पानी को रोक के रखेगी? रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, या फिर ब्लैक सॉइल? तो जो लार्जेस्ट वाटर रिटेंटिंग कैपेसिटी है कि पानी को एकदम रोक के रखेगी, काफी देर तक वो गीली गीली रहेगी, ठीक है, तो वो कौन सी है? वो है ब्लैक सॉइल। अब हमारे इंडिया में जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है, इनकी कितनी परसेंटेज है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज में पाई जाती है अप्रोक्सीमेटली 43%, वो है एलुवियल सॉइल, यानी हमारे इंडिया का मैक्सिमम पार्ट किस चीज से कवर है? वो है एलुवियल सॉइल से। उसके बाद आती है 15% पे, अप्रोक्सीमेटली 18% पे रेड सॉइल, यानी 18% अप्रोक्सीमेटली हमारी कौन सी है? रेड सॉइल है। उसके बाद आती है ब्लैक एंड रेगुर सॉइल, जो कि अप्रोक्सीमेटली 15% है। तो ब्लैक सॉइल कितनी है? 15% है, जो कि किसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है? वो है कॉटन के लिए। माना जाता है कि कॉटन की खेती के लिए बेस्ट सूटेबल होती है ब्लैक सॉइल, जिसको बोलते हैं रेगुर सॉइल। और जो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल है वो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एलुवियल सॉइल कितनी है? 43% है। रेड सॉइल कितनी है? वो है 18%। ब्लैक और रेगुर सॉइल 15%। बाकी फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल कितनी है? 8 से 10%। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपन इफ अ लॉ इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर जुडिशियल रिव्यू। बोल रहे हैं कि अगर किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया हमारी जुडिशरी ने, तो क्या होगा? इट्स सेंड बैक टू द पार्लियामेंट फॉर द रिकंसिडरेशन, कि क्या वो पार्लियामेंट को वापस भेजा जाएगा कि इसको रिकंसिडर करो, या इट रिमेन वैलिड रहेगा बट इनफोर्सेबल नहीं रहेगा, या फिर इट अमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, इट इज अमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट उस चीज को अमेंड कर सकते हैं, और इट बिकम नल एंड वॉइड। तो याद रखो, अगर कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता है हमारे जुडिशियल रिव्यू में, तो वो इट बिकम नल एंड वॉइड, यानी उस लॉ को खारिज किया जाता है, उसकी मान्यता रद्द होती है। नेक्स्ट देखो, when was the protection and improvement of environment and safeguard of forest and wildlife as a directive principle added to Constitution of India? तो हमारे जो इन्वायरमेंट्स है उनको सेफगार्ड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, हमारे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, तो इसके थ्रू हमारे कौन से जो हमारे डीपीएसपी में ऐड किए गए, कौन से ईयर में ऐड किए गए? तो ये हमारे किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 19 सॉरी नॉट दिस, ये इसका आंसर होगा ये 1978 में। एक मिनट, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1978 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से क्या हुआ था? ये हमारा एक डीपीएसपी ऐड हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट देखो, which factor plays the most dominant role in the seasonal reversal of wind direction in India? यानी हमारे इंडिया में जब मॉनसून का रिवर्सल होता है, सीजनल मॉनसून का जो रिवर्सल होता है, इसमें कौन सा एक फैक्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है? ओशन करंट्स, रिलीफ फीचर्स, लैटिट्यूड, या फिर मॉनसूनल प्रेशर सिस्टम? तो जो हमारे सीजनल रिवर्स होता है विंड का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि भारत में जो हवा की जो दिशा बदलती है उसमें कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो ये रहता है मॉनसूनल प्रेशर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द थार डेजर्ट नेशनल पार्क इज रिनाउंड फॉर विच एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज? यानी जो हमारा थार डेजर्ट नेशनल पार्क है, इसमें कौन सी स्पीशीज है जो एक एंडेंजर्ड है और कौन सी स्पीशीज पाई जाती है बेसिकली? तो ये होती है
द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे पाई जाती है? हमारे थार डेजर्ट्स में। नेक्स्ट देखो, द आर्टिकल 31B was introduced to protect which type of laws from court challenge, यानी 31B आर्टिकल किस इनमें से मतलब किसके बारे में बात करता है? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, लैंग्वेज लॉस के बारे में, या फिर इन्वायरमेंट की लॉस के बारे में? तो आर्टिकल 31B डील करता है हमारे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 31B किसके रिगार्डिंग बात करता है? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ कोस्टल प्लेन्स आर इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया क्लासिफाइड एज, यानी जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनको क्या मतलब वो किस टाइप के कोस्टल प्लेन्स हैं? टाइडल कोस्टल प्लेन है, डेल्टिक कोस्टल प्लेन है, इमर्जेंट है, या फिर सबमर्ज्ड है? जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो है सबमर्ज है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये क्या होते हैं? हमारे इमर्जेंट है। तो ई से इमर्जेंट, ई से ईस्टर्न, ठीक है। सो गाइज आपको ये क्वेश्चन आई होप अच्छे लगे होंगे, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आप अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और जितने भी 2025 में PYQs रहे हैं वो सारे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग करने वाले हैं। एंड लास्ट 30 डेज में आपका टोटल रिवीजन होगा PYQ सीरीज का। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं।